हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पिछली वाली क्लास में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स की मदद से आपको हेमरेज टॉपिक समझाया था। इस वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज पर्पस से भी, एग्जामिनेशन पर्पस से भी तो पता होना चाहिए। ऑल्सो अगर हैंड रिटन नोट्स अगर आपको किसी भी चीज़ के चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, आम भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो ऐसा होता है। देखो, जब भी हमें यूरिन पास करनी होती है तो वो हमारी मर्जी होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, हम काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि हम रोक भी देते हैं आधे घंटे के लिए, ठीक है ना, और उसके बाद वो पास करते हैं। लेकिन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है ना कि पेशेंट का ब्लैडर लॉस, जो ब्लैडर कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी यूरिन कब पास हो गई। मामूली सी एक्टिविटी में, जैसे खांसने में, हंसने में, छींकने में, इतने में ही उसकी यूरिन जो है वो पास हो जाती है। वाई? बिकॉज ब्लैडर कंट्रोल नहीं है। तो उसी को ही यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोला है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, सो इट इज़ अ लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, जिसमें कि स्लाइट लॉस ऑफ यूरिन हो सकता है आफ्टर, होता है मतलब आफ्टर द स्नीजिंग, कफिंग एंड लाफिंग, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूरिनेशन। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि वन मार्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक बारी वो देख लेते हैं। सबसे पहला है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ हैविंग टू यूरिनेट वेरी सून, यानी कि अगर बहुत ज़ोर से सुसु आ रहा है किसी को, सो दैट इज़ कॉल्ड द अर्जेंसी। नेक्स्ट चीज़ है हेजिटेंसी। व्हेन ट्राइंग टू यूरिनेट, डिफ़िकल्ट गेटिंग यूरिन स्ट्रीम गोइंग, यानी कि कोई पेशेंट या कोई पर्सन यूरिनेट तो करना चाहता है लेकिन उसको डिफ़िकल्टी हो रही है यूरिन पास करने में। यूरिन की स्ट्रीम रुक रुक के आ रही है, कैसे भी आ रही है, मतलब प्रॉपर यूरिनेशन उसको नहीं हो रहा है। थर्ड है हमारा फ्रिक्वेंसी। फीलिंग दैट यू हैव टू यूरिनेट ऑफन। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में होता है, वो बार बार यूरिनेट करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसयूरिया। डिस वर्ड जहाँ पे भी लग जाता है, इट इज़ रिलेटेड टू द डिस्कम्फर्ट, ठीक है ना। डिस वर्ड जो है, कहीं पे भी अगर लग रहा है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट है। तो यानी कि अगर यूरिनेशन करते हुए पेन आ रहा है तो दैट इज़ अ डिसयूरिया। नेक्स्ट है हेमेटूरिया। हेम वर्ड जहाँ पे भी आ गया उसका मतलब होता है ब्लड, यानी कि यूरिन में ब्लड आना, ठीक है ना, पिंकिश यूरिन होती है। फिर है नॉक्टूरिया। नॉक मतलब नाइट, यानी कि यूरिनेशन एट द नाइट, जो कि डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। नेक्स्ट है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग का मतलब होता नहीं, जब जैसे नल का टपकता है बूंद बूंद करके आना, तो उसको बोलता है ड्रिबल, ठीक, यानी कि ड्रिबलिंग हो रही है इवन आफ्टर यू हैव फिनिशिंग द यूरिनेशन। आपने पूरी यूरिनेशन कर ली, उसके बाद भी हल्की फुल्की जो ड्रॉप्स हैं, जो बूंदें हैं, वो ड्रिबल हो रही है। नेक्स्ट है स्ट्रेनिंग। बियर डाउन ऑन एक्सटर्नल स्पिंक्टर टू यूरिनेट, यानी कि बहुत तकलीफ के साथ यूरिन तो हो रही है लेकिन बहुत स्ट्रेन के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ी बहुत ही अगर हम पेल्विक एनाटमी को देखें, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है ब्लैडर स्टोर यूरिन एंड इट्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू स्क्वीज यूरिन आउट। हम सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करके रखता है, और जैसे ही हमें फीलिंग आती है कि हमें यूरिनेट करना है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और यूरिन जो है वो ईजिली पास हो जाती है। यूरिन लीव्स द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा केप्ट क्लोज बाय स्पिंक्टर। अब हम कह रहे हैं कि यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे यूरिन पास हो जा रही है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा, वरना ऐसे तो यूरिन उस ट्यूब से बाहर ही निकलती रहेगी इवन इफ अगर हमें नहीं भी उसको बाहर निकालना है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो यूरेथ्रा है उनको कौन क्लोज करके रखता है? स्पिंक्टर मसल, पेल्विक फ्लोर मसल, ठीक है ना। वंस द ब्लैडर बिकम फुल, जैसे ही ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है, हमें ये फीलिंग आती है कि हमें उसे खाली करना है, तो इसलिए ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि इसको खाली करो, ये फुल हो गया है। हम वॉशरूम जाते हैं,
इंटर्न्स द ब्रेन सिग्नल द स्पिंक्टर, और जो ब्रेन है वो इन्हीं स्पिंक्टर मसल्स को और पेल्विक फ्लोर मसल्स को सिग्नल भेजता है कि भाई तुम अब रिलैक्स हो जाओ और यूरिन को पास होने दो। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यूरिथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे यूरिन पास हो रही है, लेकिन स्पिंक्टर मसल और पेल्विक फ्लोर मसल उसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ऐसे तो यूरिन हमेशा ही पास होती रहेगी। तो होता क्या है, जैसे ही ऊपर का ब्लैडर फुल हुआ, ब्रेन को सिग्नल गए कि ब्लैडर भाई फुल हो गया है, तो ब्रेन से भी सिग्नल आते हैं, कहते हैं ना एफरेंट एंड ईफरेंट। जैसे ही ब्रेन ने सिग्नल दिए पेल्विक फ्लोर मसल को और स्पिंक्टर मसल को कि भाई तुम रिलैक्स हो जाओ, वो रिलैक्स हो जाते हैं और यूरिन जो है वो ईजिली पास हो जाती है, एंड ये प्रोसेस फिर चलती रहती है। नॉर्मल जो हमारा ब्लैडर कंट्रोल होता है, विद द नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल वन यूरिनेट्स ओनली व्हेन वन नीड्स और वांट टू। अगर ब्लैडर नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल है, नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल का मतलब ये है कि जब उस पेशेंट को या जब उस पर्सन को इच्छा हो रही है यूरिनेट पास करने की, यूरिन पास करने की, वो तब ही कर रहा है, यानी कि उसका ब्लैडर पे कंट्रोल है। उसको कब जाना है कब नहीं जाना, उस चीज़ का उस पेशेंट के हाथ में कंट्रोल है। और यूरिनरी कंट्रोल जो है वो कौन कौन दे रहा है? स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरेथ्रा ब्लैडर, ठीक है ना, सारी मसल ऑल टुगेदर मिलके जो है वो ब्लैडर कंट्रोल करती हैं। सेकंड, हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स भी काम कर रही हैं, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, और हमारा वॉलंटरी इनहिबिशन कि हमें कब जाना है कब नहीं जाना वो भी काम करता है। सो ऑल टुगेदर ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारा एक नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल बना रहे हैं। अब ये कह रहा है टू कंट्रोल द ब्लैडर फंक्शंस करेक्टली फॉलोइंग मस्ट अकर सिक्वेंशियल, यानी कि एक सिक्वेंशियल मैनर में चीज़ें फॉलो होनी चाहिए अगर हमें एक प्रॉपर ब्लैडर कंट्रोल चाहिए। सबसे पहला है पेल्विक फ्लोर मसल मस्ट होल्ड अप द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। अगर हमारी पेल्विक फ्लोर मसल ही वीक हो जाएंगी तो यूरेथ्रा एंड ब्लैडर तो हमारे ऑर्गन के पार्ट हो गए ना, और पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं अगर वो ही वीक हो जाएंगी, अगर वो ही कमज़ोर हो जाएंगी तो वो कैसे इसको होल्ड अप कर पाएंगी? फिर चाहे ब्लैडर एंड यूरेथ्रा कितना भी नॉर्मल फंक्शन कर रहा हो, अगर पेल्विक फ्लोर मसल ही उसको सपोर्ट नहीं करेंगी, उसको अच्छे से सपोर्टेड चारों तरफ से नहीं करके रखेंगी, तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि पेल्विक फ्लोर मसल को अच्छे से होल्ड अप करना है, यानी कि पकड़ के रखना है यूरेथ्रा और ब्लैडर को। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेथ्रा मस्ट बी ओपन एंड शट बाय स्पिंक्टर्स मसल। अब यूरेथ्रा में मैंने बोलता कि स्पिंक्टर्स मसल होती हैं, ठीक है ना, वो ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके डिसाइड करते हैं कि यूरिन पास होनी है या नहीं होनी। अगर वो रिलैक्स हो गए तो यूरिन पास हो जाएगी, अगर वो रिलैक्स नहीं हुए तो यूरिन पास नहीं होगी। तो इस वजह से स्पिंक्टर मसल का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर स्पिंक्टर मसल फेल हो गई काम करना तो हमारा यूरिन पास करने पे कंट्रोल नहीं रहेगा और यूरिन पास होती ही रहेगी। थर्ड है हमारा ब्लैडर एंड पेल्विक फ्लोर मसल मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय नर्व्स। अब नर्व्स का भी है, जो नर्व्स इनको सप्लाई कर रही है, अगर वो नर्व ही डैमेज होगी तो ये भी तो डैमेज हो जाएंगे। सो इसीलिए थर्ड पॉइंट इंक्लूड किया गया है कि जो नर्व्स इन सबको सप्लाई कर रही है वो भी इंटैक्ट रहनी चाहिए, यानी कि वो भी सही रहनी चाहिए, राइट। अब है कॉजेज, यानी कि किन कारणों की वजह से हमारा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, राइट। सबसे पहले है एनाटॉमिकल फैक्टर्स। एनाटॉमिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लैडर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। सेकेंड है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब वही होता है कि प्रॉपरली जो प्रोसेस कैरीड आउट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। थर्ड पैथोलॉजिकल, ऑर्गन तो ठीक है लेकिन क्या है, सब कुछ काम वो ठीक से करता लेकिन वो डिजीज़ हो गया, ठीक है ना, पैथोलॉजिकल कंडीशन उसमें हो गई तो वो काम करना बंद हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है जो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है या फिर एक्वायर्ड डिसऑर्डर किसका, मसल इनर्वेशन का, जैसे कि ALS में होता है, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में या स्पाइना बाइफिडा वगैरह में। इन सब केसेस में क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स होती है ना वो नर्व्स इफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से वो नर्व्स जिनको सप्लाई कर रही हैं इनडायरेक्टली वो ऑर्गन भी क्या हो गए,
वो ऑर्गन भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि नर्व्स किसी ऑर्गन को अगर सप्लाई कर रही है, अगर नर्व ही खराब हो गई, नर्व ही डैमेज हो गई, तो जिसको वो सप्लाई कर रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा। तो एनाटॉमिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल फैक्टर, बाय बर्थ फैक्टर, या फिर एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ मसल इनर्वेशन, ये सारे के सारे हमारे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कर सकते हैं। पेल्विक फ्रैक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल की वहाँ धज्जियाँ उड़ जाती है, ठीक है ना, ब्लैडर एंड बॉवल इंटैक्ट नहीं रहता, तो उन पेशेंट में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि उनका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऑल टुगेदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है ना, मसल्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, स्पास्टिसिटी में चली जाती हैं, ऑल टुगेदर पर्सन बिकम्स वेरी वीक। ALS के पेशेंट्स में आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस दिखेगा, GBS के पेशेंट में, ठीक है ना, गुलियन बैरन सिंड्रोम, एंड इस पर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने के लिए मिलता है। अब है कॉजेज ऑफ एक्यूट और टेम्पररी इनकॉन्टिनेंस। अब क्या होता है कि कभी कभार किसी पेशेंट को टेम्पररी इनकॉन्टिनेंस, एक्यूट जिसको बोलेंगे टेम्पररी इनकॉन्टिनेंस भी होता है। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में डिलीवरी के बाद ज़रा सा हंसने में, छींकने में ही उनका यूरिन पास हो जाता है। दैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक है। इसी वजह से आफ्टर डिलीवरी पेल्विक मसल की स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है। इवन डिलीवरी से पहले भी फीमेल्स की काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह ऐसे हैं वो क्या कराते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, ठीक है ना। तो टेम्पररी इनकॉन्टिनेंस के क्या क्या कारण है? सबसे मोस्ट कॉमन कारण है प्रेगनेंसी, ठीक है ना। रिस्क फैक्टर फॉर पोस्टपार्टम इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है? अगर वेजाइनल डिलीवरी हो या फिर एपिसियोटॉमी हो। एपिसियोटॉमी का मतलब होता है कि इंसीजन लगाया गया जिसमें कि वेजाइना को खोला जाता है, एनलार्ज किया जाता है, ठीक है ना। अगर लॉन्ग सेकेंड स्टेज लेबर है तब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है टेम्पररी फीमेल्स को। एक्सपोजर टू ऑक्सीटोसिन यानी कि स्पीड अप लेबर, ठीक है ना, अगर वो एक्सपोजर उनको दिया गया ऑक्सीटोसिन का तब भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट कारण है लिमिटेड मोबिलिटी। अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से बेड रेस्ट पे है तो उसको ये इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है, या अगर वो कन्फाइंड है बेड पे या फिर व्हील चेयर पे, क्योंकि बैठे बैठे क्या है ना, कोर मसल भी वीक हो गई, लेटे लेटे कोर मसल भी वीक हो गई, पेल्विक मसल की भी स्ट्रेंथनिंग उतनी नहीं है। तो ऑल टुगेदर अगर हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम भी कर रहे होंगे ना, तो भी ऑल टुगेदर जो उसके सराउंडिंग मसल्स हैं, जस्ट बिकॉज वो वीक हो गई, उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली होल्ड अप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस। आपने कोई ऐसी मेडिकेशन खा ली जिसका साइड इफेक्ट की वजह से आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया। फोर्थ पॉइंट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको UTI हो गया, ठीक है ना, UTI हो गया, या फिर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि बहुत जोर लगता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल वीकेंड हो जाती है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं टेम्पररी इनकॉन्टिनेंस होने के। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ क्रॉनिक या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग इनकॉन्टिनेंस। अगर आपको बहुत लंबे समय से इनकॉन्टिनेंस है तो उसके क्या कारण है? कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, ब्लैडर मसल की ही वीकनेस है, कोई वहाँ पे ट्यूमर बन गया, ब्लॉक्ड यूरेथ्रा ड्यू टू द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है ना। बिनाइन प्रोस्टेट अगर आपका कैंसरिक अगर ब्लॉक्ड हो गया उसकी वजह से यूरेथ्रा, उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला वहीं से सारी नर्व्स आ रही हैं, वो नर्व्स ही डैमेज हो जाएंगी तो जिस ऑर्गन को वो सप्लाई कर रही हैं वो तो ऑटोमेटिकली डैमेज होना ही होना है, ठीक है ना। डैमेज टू द कॉर्ड इंटरप्ट कर देता है सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड ब्लैडर, जिसकी वजह से आपका डिसरप्ट हो जाते हैं ब्लैडर के फंक्शंस। उसके बाद पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस है, पेरिफेरल नर्व्स डिसऑर्डर अगर हो गए हैं उसकी वजह से भी। इसके अलावा अदर फैक्टर्स कैन बी स्मोकिंग, जो कि ब्लैडर को इरिटेट करता है, ओबेसिटी, एक्सेसिव बॉडी फैट होगा तो मसल टोन डिक्रीज हो जाएगा, डायबिटीज़, डैमेज नर्व अगर होगी, डायबिटिक में हमें पता है ना पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो सेंसेशंस चला जाएगा, मोटर फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। न्यूरोलॉजिकल यानी कि इन स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पोलियो, पार्किंसन, अभी मैंने आपको बताया कि इन सब पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। हिस्टेरेक्टॉमी यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव यूट्रस, जिन फीमेल्स का यूट्रस निकाला जाता है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है,
ठीक है, टाइप्स क्या हैं? द सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है. सो इट इज़ द लॉस ऑफ यूरिन व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन एब्डोमिनल प्रेशर, यानी कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो जो कि आपके एब्डोमिन प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, लिफ्टिंग, लाफिंग, चेंजिंग पोजिशंस. सो इनसे क्या होता है कि आपका एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. एंड जब एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एक तरह से स्ट्रेस पड़ेगा ना, और उसी स्ट्रेस की वजह से लॉस ऑफ यूरिन हो जाती है. ठीक है ना? एंड इट इज़ इनवॉलेंट्री, यानी कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है एंड लॉस हो जाता है किसके? यूरिन का. तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. ऑल्सो इग्नोर माई दीज ऑरेंजिश हैंड. ओके, ये मेहंदी के कारण हो चुके हैं. So yeah, second point is typically occur in women that experiences a loss of support in the anterior vaginal wall leading to the dropping of bladder neck. अब देखिए, एनाटमी अगर आपने पढ़ी होगी तो एनाटमिकली, या अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो बस इतना आप समझिए कि एक एंटीरियर वेजाइनल वॉल होती है. ठीक है ना? तो जिन फीमेल्स में ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल, एंटीरियर मतलब जो आगे की तरफ होगी, जो ये वेजाइनल वॉल जो है वो जो सपोर्ट है अगर वो लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से जो उसके पीछे ब्लैडर नेक है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से, एंड ऑल्सो यूरिथ्रा, जिसकी वजह से हमारा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. राइट? सो जिन विमेन में एंटीरियर वेजाइनल वॉल का जो सपोर्ट है वो लॉस हो जाता है, उनमें भी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने के लिए मिलता है. ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन सर्जिकली ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दे सकते हैं पेल्विक फ्लो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हम कराते हैं फिजियोथेरेपी में. बायो फीडबैक्स जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप करा सकते हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल एक्सरसाइज जैसे कि मैंने अभी बोला. इसके अलावा इंजेक्टेबल कोलेजन्स. ओके, सो इसके अलावा बस ये रहता है कि इसके अलावा आपको फ्लूइड्स ड्रिंक करते रहना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो कि हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए. बेसिकली इसमें क्या होता है ना, फिजियोथेरेपी में भी अगर आप देखें तो हम ब्लैडर की ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि जो आपके आसपास की जो मसल्स हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग, पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं. अभी जो मैंने आपको इंजेक्शंस का बताया, इंजेक्टेबल कोलेजन, तो कोलेजन के इंजेक्शंस लगाने से बेसिकली अराउंड द ब्लैडर इसको लगाया जाता है. सपोज दिस इज ब्लैडर, तो अराउंड द ब्लैडर इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि इससे क्या होता है ना कि यूरिथ्रा आपका टाइटर हो जाता है. एंड जब यूरिथ्रा टाइटर हो जाएगा ना, आपको पता है कि यूरिथ्रा से ही यूरिन पास हो रही है, तो जब यूरिथ्रा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो टाइटर हो जाता है तो हम ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं यूरिन के लीकेज को. तो इस तरीके से इंजेक्टेबल कोलेजन जो है वो काम करता है. नेक्स्ट मेडिकेशंस. ठीक है, मेडिकेशंस चलती हैं. नेक्स्ट थिंग इज सर्जिकल ट्रीटमेंट, टीवीटी स्लिंग्स. अब ये होता क्या है? प्राइमरी एम इसका होता है स्ट्रेंथनिंग करना पेल्विक फ्लोर की मसल्स को, जो कि सपोर्ट करती हैं ब्लैडर की नेक को और यूरिथ्रा को, एंड प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम इट्स इनकम्प्लीट क्लोजर. तो बेसिकली पेल्विक फ्लो मसल स्ट्रेंथनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में. सेकेंड टाइप जो है दैट इज़ अ अर्ज कॉन्टिनेंस. ठीक है ना? अर्ज कॉन्टिनेंस में क्या होता है कि हमारी जो डेट्रूसर मसल होती है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है. देखते हैं कैसे. यूरिन लॉस हो जाती है विद द अर्जेंट नीड टू वॉइड एंड इनवॉलेंट्री ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है कि एकदम से आपका यूरिन जो है वो लॉस हो जाता है, जैसे ही किसी को अगर वॉइड करना है. वॉइड का मतलब क्या होता है? एक वो प्रोसेस जिससे कि हम यूरिन को रिमूव करते हैं बॉडी से. तो जब भी किसी का वॉइड करने की नीड हो रही है तो तुरंत लॉस हो जा रहा है अगर यूरिन का, और वो भी इनवॉलेंट्री ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो उसको हम बोलेंगे अर्ज इनकॉन्टिनेंस. इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू यूज़ बाथरूम एज फ्रीक्वेंटली एज एवरी 2 आवर. बेड वेटिंग जो होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, इसलिए इस तरीके के पेशेंट्स को क्या है कि एवरी 2 आवर इनको वॉशरूम जाना पड़ता है. ऑफन अकर इन पीपल, किन किन लोगों में ये देखने के लिए मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, स्ट्रोक के पेशेंट्स में, और जिनका ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोस्ट्रेट ग्लैंड रहता है ना, प्रोस्ट्रेट, और जिनका ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोस्ट्रेट रहता है किसमें? मेल्स में. तो इन सब पेशेंट में ये देखने के लिए मिलता है.
ट्रीटमेंट इसका भी नॉन सर्जिकली हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं पेल्विक फ्लो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, बायो फीडबैक करा सकते हैं, मेडिकेशंस दे सकते हैं, और वी कैन गो फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट। थर्ड हमारा जो है दैट इज द ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस अकर व्हेन द ब्लैडर इज इनएफिशिएंटली एम्प्टीड, यानी कि जो ब्लैडर है वो कंप्लीटली तरीके से या एफिशिएंट तरीके से अगर वो पूरा खाली नहीं हुआ है, तो लीविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर, जिसकी वजह से ब्लैडर में ऑलरेडी यूरिन रहती है, तो जो न्यू यूरिन बन रही है वो फिर कहाँ स्टोर होगी, जब ऑलरेडी ब्लैडर फुल है, तो क्या होता है ओवरफ्लो, जिससे क्या होता है कि कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग होती रहती है यूरिन की, जिस कॉज्ड बाय द ओवरफिल्ड ब्लैडर। ठीक है ना, बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी भरते जाओगे, एक पूरा पानी जो है वो भर गया, उसके बाद अगर आप और पानी भरोगे तो वो गिरेगा ना, तो सेम अगर आपका ब्लैडर फुल हो जाएगा और वो एम्प्टी ही नहीं होगा, तो ड्रिपिंग होगी यूरिन की, लीकेज होती रहेगी। ये भी कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, तभी आपने ये सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या नाइट में बहुत ज़्यादा उनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। एनलार्ज प्रोस्टेट, स्पाइनल इंजरीज, तो इन सब में देखने के लिए मिलता है। ट्रीटमेंट इसका भी सेम है, मेडिकेशंस, ठीक है ना, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ओके, या तो फिर इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। फोर्थ है हमारा फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस इट इज़ कॉज बाय इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रीच द टॉयलेट इन द टाइम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट टाइम पे टॉयलेट नहीं पहुंच पाता, आइदर फिजिकल रीज़न की वजह से, मे बी वो हैंडीकैप्ड है या वो व्हील चेयर पे है, या तो मेंटल इम्पेयरमेंट की वजह से। कॉमन इन द डिसेबल्ड और द डिमेंटेड पेशेंट। ओके, ट्रीटमेंट यही है कि ओनली द प्रिजर्वेटिव एक्शंस हम इसमें ले सकते हैं, डायपर्स वगैरह, कॉन्डम, कैथेटर जो आते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं विद द यूरिन बैग, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि बेड वेटिंग और इन सब के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम आ जाते होते हैं, एंड थोड़ा हाइजीनिक रहता है, राइट। अब आता है कि ये जो 4 टाइप के हमने इनकॉन्टिनेंस पढ़े, इनके हमें डिफरेंट पेशेंट्स में हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, GBS का पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट में तो डेफिनेटली आपको ये देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बस ये है कि हाँ, पेशेंट टू पेशेंट जो है वो टाइप्स वेरी करने लग जाता है, किसी को ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, किसी को फंक्शनल हो सकता है, ठीक है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 4 टाइप्स हैं इसके टोटल। अब आता है कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे